E81 खबर अचानक आई। 12 देशों ने सेरेबियन कालकोठरी के अस्तित्व की घोषणा की क्योंकि वे सेरेबियन संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एकत्र हुए थे, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट किया गया था जिनके तहत हस्ताक्षर करने वाले देश सेरेबियन कालकोठरी को उपनिवेश बनाने के दौरान काम करने के लिए सहमत हुए थे। इसके तुरंत बाद मार्शल यूनियन और कैंड्रियन शाही परिवार ने सेरेबियन कालकोठरी युद्धों में कैंड्रियन साम्राज्य की भागीदारी के साथ साथ सेरेबियन कालकोठरी के उपनिवेशीकरण में शाही परिवार और मार्शल यूनियन के सहयोग के संबंध में एक घोषणा प्रकाशित की। आखिरकार रूई खुशी से उठ बैठा और अपना अकाउंट पलटने लगा। घोषणा। मार्शल यूनियन ग्रेड 7 से ऊपर के मार्शल प्रशिक्षुओं को सेरेबियन डंगोन मिशन में भाग लेने के लिए नियुक्त कर रहा है। कमीशन का विवरण इस प्रकार है। मिशन का उद्देश्य सेरेबियन कालकोठरी के उपनिवेशीकरण में कैंड्रियन साम्राज्य की सहायता करना है। इसमें संपत्तियों और क्षेत्रों की रक्षा करना शामिल है, लेकिन सेरेबियन कालकोठरी के अन्य उपनिवेशवादियों के क्षेत्रों पर आक्रमण करना भी शामिल है। कमीशन ग्राहक मार्शल यूनियन और कैंड्रियन शाही परिवार। मिशन की कठिनाई ग्रेड 10। मिशन की समयावधि अनिश्चित। पारिश्रमिक ग्रेड 8 मार्शल प्रशिक्षुओं के लिए प्रति घंटे 500 मार्शल क्रेडिट या प्रति घंटे 19 स्वर्ण और 2 चांदी के सिक्के। ग्रेड 9 मार्शल प्रशिक्षुओं के लिए प्रति घंटे 1000 मार्शल क्रेडिट या 38 स्वर्ण और 4 चांदी के सिक्के। ग्रेड 10 मार्शल प्रशिक्षुओं के लिए 2000 मार्शल क्रेडिट या 76 स्वर्ण और 8 रजत प्रति घंटा। मिशन का प्रारंभ शीतकाल का 23वां दिन। वाह, पारिश्रमिक देखकर रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। यह पागलपन है। प्रति घंटे 2000 मार्शल क्रेडिट एक अत्यधिक पारिश्रमिक था जिसे रूई ने शायद ही कभी किसी मिशन में देखा हो। मार्शल यूनियन सचमुच चाहती है कि उसके मार्शल प्रशिक्षु इस मिशन पर पूरी ताकत से काम करें, रूई ने धीरे से कहा। यही कारण था कि मार्शल यूनियन मार्शल अप्रेंटिस को मिशन के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। यह अन्य देशों के शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस के खिलाफ मुकाबला करने जा रहा था, जो सभी फसल की क्रीम होने जा रहे थे। यदि मार्शल यूनियन पीछे हट गया तो ये पूरी तरह से हार जाएगा। अरे, रूई ने उत्साह से बड़बड़ाया, यह पागलपन होगा। 12 देश, मैं कितने शक्तिशाली मार्शल प्रशिक्षुओं से मिलूंगा? बहुत से, जूलियन ने अपने अलंकारिक प्रश्न का उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि यह सेरेबियन कालकोठरी ही थी जिसका आप पहले उल्लेख कर रहे थे जब आपने मार्शल प्रशिक्षुओं के बीच एक बड़े संघर्ष की बात की थी। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? जूलियन ने उत्सुकता से पूछा। मिशन, रूई ने हाथ हिलाया। क्या आप जानते हैं कि फेदरब्लड मर्क्यूरी और नेरिनियल फ्लिंटस्टोन क्या हैं? They're two esoteric compounds. Julian nodded. Yeah, I know that. I meant what are they used for? Featherblood mercury is used for higher grade healing potions, while Nerinial flintstone is used for communication technology like you encounter, for example, Julian explained. Interesting, Rui muttered. Both healing potions and communication technology were extremely vital for human societies to function in their current state. No wonder the nations are taking this so seriously. Rui nodded. A city-wide dungeon nearly filled to the brim with purified featherblood mercury and Nerinial flintstone. The mission commenced in 48 hours. Still, Rui intended to get himself accepted to handle the mission. He had no doubt that the Marshal Union would accept him with open arms. Why wouldn't they? Rui was the one who had discovered the Saravian dungeon and had already proven his capability in the Saravian dungeon. Even if it weren't for that, he was a grade 10 martial apprentice. This held even more significance since the difficulty of becoming a grade 10 martial apprentice had risen significantly and the martial apprentices who were still grade 10 even after the updation of the martial apprentice evaluation grading system were very few. Furthermore, several of the techniques he had mastered were suited to the mission in question. His enhanced stealth capability as well as his sensory compatibility all bolstered by the Mindmira secondary brain. If he was not qualified, then no one was. Rui immediately began hurrying up as he put on his martial uniform and mask, immediately heading for the Martial Union after having bid goodbye to his family. He didn't know when he was returning, after all. Once he had reached the Martial Union there already was a huge rush at the headquarters. Among the crowd was a large variety of martial artists who had most certainly come to inquire regarding the Saravian dungeon mission. Rui managed to squeeze his way through the crowd. He immediately headed towards the commission's department. Excuse me, Rui reached out to one of the staff members. I would like to accept the Saravian dungeon mission. Will do, apprentice. She smiled briefly. Age, she asked immediately. 16, martial artist grade, she asked. Grade 10, Rui muttered. Name, Rui Queria. And finally, usually there needs to be proof of identity. She nodded. Please provide your martial license please. Apprentice Rui Queria. Her expression changed. You have already been marked as priority recruitment in your profile. There will be no delay in the acceptance of the mission then. Please fill these forms and sign in the required places.
Done. Rui drew her attention as she went through all of the pages. धन्यवाद, अप्रेंटिस क्वारियर, उसने जवाब दिया। यह आपके द्वारा स्वीकार किए गए मिशन का मिशन बिल है। रूई ने सेरेवियन डंगोन मिशन के मिशन बिल को उत्साह से देखा। उसकी आंखों में अन्यथा सामान्य पुस्तिका चमक रही थी और जगमगा रही थी क्योंकि इसने अपना स्वयं का प्रभामंडल विकसित किया था। बिना किसी देरी के उसने पुस्तिका को फाड़ दिया और इस प्रक्रिया में उसकी सील भी टूट गई। दिलचस्प, उसने तुरंत बड़बड़ाया और उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। मिशन बिल ने उन तरीकों पर गहनता से विचार करना शुरू किया जिनके द्वारा सेरेवियन कालकोठरी की खोज की गई थी, जो उस मार्शल आर्टिस्ट को संदर्भ प्रदान करता था जिसने मिशन को शुरू करने का विकल्प चुना था ताकि वे जितना संभव हो सके उतना समझ सकें कि वे वास्तव में क्या कर रहे थे। वाह, उन्होंने टिप्पणी की, वे मेरे द्वारा अपने मिशन के हिस्से के रूप में एकत्रित की गई कुछ प्रलेखित छवियों का भी उपयोग कर रहे हैं, ये बढ़िया है। उन्होंने पढ़ते हुए कंधे उचका दिए। मार्शल यूनियन और शाही परिवार ने विस्तार और उपनिवेशीकरण के लिए एक दिलचस्प रणनीति चुनी थी। सेरेवियन कालकोठरी पर छापे में भाग लेने वाले 12 राष्ट्रों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि प्रत्येक राष्ट्र को सेरेवियन कालकोठरी के क्षेत्र का 1% हिस्सा मिलना चाहिए। क्षेत्र के इस 1% को सेरेवियन कालकोठरी पर छापे में भाग लेने वाले 12 राष्ट्रों में से प्रत्येक द्वारा अजेय और अविभाज्य माना गया था। मार्शल यूनियन और रॉयल फैमिली ने एक क्षेत्र विस्तार रणनीति चुनी थी, जिसके तहत वे तब तक अपने क्षेत्र का विस्तार करना जारी रखेंगे जब तक कि वे पहली शत्रुतापूर्ण उपनिवेशवादी सेना से न टकरा जाएं। ऐसे मामले में हमलावर टीम को यथासंभव अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से शत्रुतापूर्ण उपनिवेशवादी सेना पर तुरंत हमला करना था। सामान्य शर्तें ये स्थापित की गई थीं कि उन देशों की संख्या कम से कम हो जिनके साथ कैंड्रियन डंगोन टीम ने लड़ाई की। जिन देशों के साथ वे लड़ाई करते हैं उनकी संख्या सीमित करना ये सुनिश्चित करने के लिए था कि डंगोन टीम रक्षा और संसाधनों के मामले में खुद को कमजोर न करे। 10 लोगों के खिलाफ लड़ाई करना और सभी 10 को हारना 5 लोगों के खिलाफ लड़ाई करने और 3 जीतने से कोई मतलब नहीं रखता था। सबसे बड़ा मुद्दा डंगोन टीम की सीमाओं के साथ महत्वाकांक्षा को संतुलित करना था। उन्हें एक और नियम का पालन करना था कि यदि संभव हो तो कमजोर राष्ट्र को मजबूत राष्ट्रों के बजाय लक्ष्य बनाना चाहिए। आदर्श रूप से वे छोटे और कमजोर राष्ट्रों से मुकाबला करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें धमकाना आसान था। अन्य 3 सुपर राष्ट्रों में से किसी को भी जीतने की कोशिश करना अक्षम और अप्रभावी था, सेकीगहारा संघ, गोर्टो गणराज्य और सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटानियन साम्राज्य। कालकोठरी दल के साथ आने वाले प्रारंभिक आक्रमण और रक्षा दस्ते मार्शल प्रशिक्षुओं की कुल संख्या का केवल एक हिस्सा थे जो अंततः सेरेवियन कालकोठरी के उपनिवेशीकरण में भाग लेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल यूनियन भी जादुई तरीके से हर एक मार्शल प्रशिक्षु को एक ही पल में मौके पर इकट्ठा नहीं कर सकता था। उनमें से अधिकांश को मिशन पर तैनात किया गया था और उन्हें केवल उनके मौजूदा मिशन समाप्त होने के बाद ही सेरेवियन कालकोठरी में तैनात किया जा सकता था। प्रारंभिक आक्रमण दल का हिस्सा बनने वाले मार्शल कलाकारों को सेरेवियन कालकोठरी में अधिकांश कार्रवाई देखने को मिली। यही कारण था कि रूई प्रारंभिक प्रेषण का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थी। कृपया यात्रा का उद्देश्य, नाम और पहचान पत्र बताएं। जब वह सुरक्षा जांच के लिए पहुंचा तो उससे कहा गया, मैं यहां उस मिशन की शुरुआत में भाग लेने के लिए आया हूं जिसके लिए मुझे नियुक्त किया गया है। मैं रूई क्वारियर हूं और यह मेरा मार्शल लाइसेंस है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही देर में वह इमारत के अंदर पहुंच गया। वह तुरंत आयोग विभाग की ओर चला गया। माफ कीजिए, रूई ने एक कर्मचारी से कहा, मैं मिशन के EMU 3142 के लिए डिस्पैच कहां पा सकता हूं? मुझे एक क्षण दीजिए, उसने उसके दस्तावेजों की जांच करते हुए कहा और अंत में उसे वह जानकारी दे दी जिसकी उसे तलाश थी। रूई तुरंत अपने मिशन के प्रेषण केंद्र की ओर चल पड़ा। इससे पहले कि वह सुविधा में कदम रखता, उसे अपने ऊपर पहाड़ जैसा दबाव महसूस होने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो उसे कई खामोश निगाहों का सामना करना पड़ा जो उस पर दबाव डाल रही थीं। वे सभी उच्च श्रेणी के मार्शल प्रशिक्षु थे। रूई को महसूस हो रहा था कि उनमें से हर एक निस्संदेह ग्रेड 8 से कम नहीं था। उनमें से एक अच्छा हिस्सा ग्रेड 9 और कुछ ग्रेड 10 भी थे। मुझे पता था कि तुम आओगे, एक लड़की की जानी पहचानी आवाज़ ने उसे संबोधित किया। काफ़ी समय हो गया है, रूई क्वारियर। फियोना, रूई ने मुस्कुराते हुए कहा और हंसते हुए कहा, काफ़ी समय हो गया है। मैं तुम्हें मार्शल कॉन्टेस्ट जीतने पर बधाई नहीं दे पाया। इसके लिए बधाई। थोड़ी देर से, लेकिन कभी न जीतने से बेहतर है। उसने कंधे उचकाकर बात को टाल दिया। क्या मतलब था तुम्हारा जब तुम्हें पता था कि मैं आऊंगी? रूई ने उत्सुकता से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खैर, मुझे पता चला कि आप ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम सेरेवियन पठार की खोज की थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि आप यहाँ आएंगे क्योंकि आप निश्चित रूप से इसके बारे में हमसे अधिक जानते हैं। मुझे जो कुछ भी पता है वह सब मिशन बिल में सूचीबद्ध है। रूई ने अपना सिर हिलाया। मैंने उस जगह पर सिर्फ कुछ घंटे बिताए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा अनुभव है।
वैसे क्या आप आक्रमण दल या रक्षा दल का हिस्सा बनने जा रहे हैं? उसने पूछा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। हमलावर दस्ता, रूई ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मैं अन्य देशों के सर्वश्रेष्ठ मार्शल कलाकारों के साथ सक्रिय युद्ध में दिलचस्पी रखता हूँ। ओह, उसने भौहें उठाईं। क्या कैंड्रियन साम्राज्य के मार्शल प्रशिक्षु आपके लिए बहुत कमज़ोर हैं? उसका स्वर प्रसन्नचित था, विशेषकर इसलिए क्योंकि वह वही थी जिसने मार्शल कॉन्टेस्ट में रूई को हराया था। रूई ने उसकी टिप्पणी पर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, दुर्भाग्य से। ये शब्द सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। खैर, आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, मुझे लगता है कि इस पर विश्वास करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वह स्पष्ट रूप से उसके 4 अन्य मार्शल प्रशिक्षुओं को एक मार्शल स्क्वाड के खिलाफ जीत दिलाने का जिक्र कर रही थी। यह एक चौंकाने वाली उपलब्धि थी जो 7 महीने से भी अधिक समय बाद भी कैंड्रियन साम्राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई थी। रूई ने उन शब्दों पर बस मुस्कुरा दिया। फिर भी जब उसने डिस्पैच सुविधा में मार्शल अप्रेंटिस की भीड़ से शत्रुता की पीड़ा महसूस की तो वह भौचक्का रह गया। वह उस दिशा में मुड़ा जहां से वह आया था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इयान ने पोमनिया चची। वह बुदबुदाया। वह उस घृणित अभिमानी मार्शल अप्रेंटिस के बारे में पूरी तरह से भूल गया था जिसे उसने मार्शल प्रतियोगिता के तीसरे दौर में हराया था। लेकिन जाहिर है, इयान इस बारे में नहीं भूला था। रूई को उसकी आंखों में एक शुद्ध घृणा का भाव महसूस हो रहा था, क्योंकि वह रूई को एक अच्छी तरह से छिपी हुई लेकिन अंततः रिश्ती हुई चमक के साथ घूर रहा था, जिसमें खून की प्यास के छींटे थे। रूई पहले से ही बता सकती थी कि उस आदमी ने अपनी हार को शालीनता से नहीं लिया, स्वीकार किया कि वह गलत था और आगे बढ़ गया। इसके बजाय उस आदमी ने स्पष्ट रूप से रूई के खिलाफ प्रतिशोध और द्वेष को पोषित किया था जो 1 साल से अधिक समय से उसके अंदर सुलग रहा था। रूई ने आह भरी। मुझे उम्मीद है कि यह बेवकूफ़ कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा। इयान। फियोना हंसी। उसे नज़रअंदाज करो, लेकिन सावधान रहो, वह पिछले साल मार्शल कॉन्टेस्ट में उसे हराने के लिए तुमसे बहुत नाराज़ है। मैं बता सकती हूँ। रूई ने आह भरी। वैसे? फियोना उसकी ओर मुड़ी। तुम 1 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो, लेकिन तुम एक सामान्य इंसान की तरह बहुत कमज़ोर महसूस करते हो, ऐसा क्या है? यह एक मानसिक तकनीक है जिसका उपयोग मैं अपनी उपस्थिति और खतरे को कम करने के लिए करता हूं ताकि सामान्य मनुष्य मुझसे प्रभावित न हो, भले ही मैं अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित न कर पाऊं। रूई ने समझाया। ओह, फियोना की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। ये कैसे काम करता है? दोनों के बीच कुछ देर तक हंसी मजाक चलता रहा। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति डिस्पैच सुविधा में प्रवेश कर गया। मार्शल प्रशिक्षुओं, एकत्रित हो जाओ। आप सभी वे लोग हैं जिन्होंने कालकोटरी टीम के 2 दस्तों में से एक के लिए आवेदन किया है और आप सभी को संबंधित भूमिकाओं के लिए स्वीकार कर लिया गया है। मैं मार्शल यूनियन का कमिश्नर फेरिस्टन हूं और इस कमीशन का प्रभारी हूं। मैं एक बार फिर आप सभी के लिए मिशन का विश्लेषण करूंगा। उन्होंने दीवार पर एक छवि प्रक्षेपित की और फिर उस पर इशारा किया। प्रत्येक राष्ट्र के पास जो आरंभिक 1% मुख्य संप्रभु क्षेत्र है, जिसका आपसी समझौते के माध्यम से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, वह ऐसा कुछ है जिसे पसंद के आधार पर किया जा सकता है। निश्चिंत रहें, ये चुनाव विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा जो कालकोटरी टीम का हिस्सा होंगे, जो छोटे और कमज़ोर राज्यों के साथ साथ सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राज्यों द्वारा चुने गए पदों के आधार पर सावधानीपूर्वक निर्णय लेंगे जो आप सभी के लिए जीवन को आसान बना देगा। रूई ने सिर हिलाया। इस तरह के रणनीतिक सैन्य निर्णय को मार्शल आर्टिस्ट जैसे आम लोगों के हाथों में छोड़ना कोई मतलब नहीं रखता। रूई इतना अहंकारी नहीं था कि वह यह मान ले कि उसके पिछले जीवन की यादें और अन्य संज्ञानात्मक लाभ किसी तरह जादुई तरीके से उसे सैन्य रणनीति के क्षेत्र में विशेषज्ञ बना देंगे। एक बार जब आप सुरक्षित रूप से कालकोटरी टीम को सेरेवियन पठार में और सेरेवियन कालकोटरी तक पहुंचा देते हैं, तो आप कालकोटरी टीम को रणनीतिक विभाग द्वारा चुने गए स्थान के निर्देशांक तक ले जाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। फिर आप कालकोटरी टीम के चारों ओर एक परिधि बनाएंगे और बेस निर्माण शुरू होने पर सतर्क रहेंगे। उसने विराम लिया। ऐसा होने के बाद रक्षात्मक दस्ता मानक स्थान सुरक्षा मिशन सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल में संलग्न होगा, जबकि हमलावर दस्ता विस्तार और क्षेत्र पर कब्जा करने में संलग्न होना शुरू कर देगा। चार अलग अलग होंगे और आपसे किए गए हमलों पर रणनीतिक विभाग से परामर्श करने की अपेक्षा की जाएगी। आयुक्त ने सिर हिलाया। मिशन की प्रकृति ऐसी है कि मेरे पास जो कुछ भी है, उसके अलावा बहुत कम ठोस रूप से कहा जा सकता है। मिशन 18 घंटे में शुरू होगा, तब तक इस डिस्पैच सुविधा पर पहुंचना सुनिश्चित करें। यह अनुशंसा की जाती है कि आप तब तक अपने सभी कागजी काम पूरे कर लें। मिशन शुरू होते ही आप कालकोटरी टीम से मिलेंगे। और इसके साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा प्रदर्शन करें और आप कुछ अतिरिक्त बोनस कमा सकते हैं। उन्होंने तुरंत डिस्पैच सुविधा से बाहर निकलने से पहले सिर हिलाया। मार्शल प्रशिक्षुओं ने आयुक्त के शब्दों का पालन करते हुए जाने से पहले कागजी कार्रवाई पूरी की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप हाजिन वापस जाने की योजना तो नहीं बना रहे हैं? फियोना ने पूछा। नहीं, आधे दिन बाद वापस आना व्यर्थ होगा।
रूई ने अपना सिर हिलाया। तो क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे? फियोना ने पूछा और उसने उसकी तरफ तिरछी नज़र से देखा। रूई ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए उसके प्रस्ताव पर विचार किया, फिर कंधे उचका दिए। ठीक है, प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। वाह! वह मुस्कुराए और फिर उसे हाथ से पकड़कर घसीटने लगी, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जब वे मार्शल यूनियन के कार्यालय से बाहर निकले तो उन्होंने रोशेम परिवार के प्रतीक चिन्ह के साथ एक भव्य घोड़ागाड़ी को देखकर हाथ हिलाया जो उनके ठीक सामने रुकी थी। ओह मिस, ये कौन हो सकता है? अंदर से एक नौकरानी ने पूछा जब उसने अपने हाथ में एक युवक का हाथ देखा। वह अब रोशम मैनर का मेहमान है, उसने घोषणा की। उद्धरण चिन्ह ... बहुत अच्छा मिस, नौकरानी नर्म पड़ गई। अंदर आ जाओ, उसने खुद भी अंदर जाते हुए उससे कहा और बगल की सीट थपथपाए। क्या तुम्हें यकीन है कि यह ठीक है? रूई ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। सब ठीक रहेगा, चलो चलें, फियोना ने जोर देकर कहा, खिलखिलाते हुए। रूई ने गाड़ी में बैठते ही गहरी सांस ली और गाड़ी चलने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हें पता है, उसने कहना शुरू किया, हमारी जो आखिरी लड़ाई हुई थी वह मेरे जीवन में हुई किसी भी दूसरी लड़ाई से अलग थी। ओह, रूई ने आंख उठाकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे मन में कभी किसी एक खास चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रही, लेकिन ये देखने के बाद कि तुम अपनी मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए कितनी दूर तक दृढ़ रहने को तैयार हो, मैं थोड़ी उत्सुक हो गई। तुम देखो, उसने आगे कहा जैसे ही वह उसकी ओर मुड़ी, मुझे आश्चर्य है कि अपने मार्शल पथ का अनुसरण करना वास्तव में कैसा लगता है। उस क्षण रूई को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वास्तव में बहुत परिपक्व हो गई है, जब उसने आखिरी बार उससे बात की थी, जब उन्होंने साथ में खाना खाया था। ये सुनकर अच्छा लगा। रूई ने सिर हिलाया। क्या आपने अभी तक अपनी मार्शल आर्ट का नाम रखा है? नहीं, क्यों? फियोना ने पूछा। बस उत्सुकता थी, रूई ने जवाब दिया। तो उसने अभी तक अपनी मार्शल आर्ट की वैयक्तिकता पर ज़्यादा प्रगति नहीं की है। ये सब कुछ अप्रत्याशित नहीं था। वह अभी भी 16 साल की एक लापरवाह लड़की थी। केन ने भी अभी तक अपनी मार्शल आर्ट का नाम नहीं रखा था क्योंकि उसने अभी तक पर्याप्त व्यक्तित्व विकसित नहीं किया था। हालांकि उसने स्क्वायर कैंडिडेसी की दूसरी शर्त पूरी की थी, परिपक्वता। ठीक है, आपके पास पर्याप्त समय है, बस ये सुनिश्चित करें कि आप हमेशा अपने मार्शल पथ पर सच्चे रहें। रूई ने कहा। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ा आदमी यही कहेगा, फियोना ने कहा। ये सिर्फ आपकी कल्पना है। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो मेरी मार्शल अकादमी शाखा के प्रधानाध्यापक हेडमास्टर अरोनियन ने मुझे बताया था। उनके ज्ञानपूर्ण शब्दों ने वास्तव में मुझे कुछ कठिन और मुश्किल समय से गुजरने में मदद की थी। सचमुच? उसने संदेह भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। सचमुच? वह अजीब तरह से हंसा। दोनों तब तक हंसी मजाक करते रहे जब तक कि वे अंततः रोशेम निवास पर नहीं पहुंच गए। और यह मेरा घर है, उसने अपने घर की ओर हाथ हिलाया। वाह, रूई ने धीरे से कहा, यह अच्छा होने वाला है। मैनर ने रूई का स्वागत अतिथि के रूप में किया और उसे रहने के लिए अपना खुद का अतिथि कक्ष दिया गया। ये रूई की उम्मीदों से परे एक विलासिता थी। मिशन के शुरू होने का इंतजार करते हुए फियोना ने उसके साथ खूब बातें की। उस समय तक वह फियोना के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। मार्शल आर्टिस्ट ग्रेड सिस्टम के अपडेट के बाद भी वह ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस थी, जिसका मतलब था कि उसकी ताकत असली थी। वैसे, उसने एक बार कहा, क्या तुम मुकाबला करना चाहते हो? रूई की आंखें उसकी पेशकश पर विचार करते हुए दिलचस्पी से चमक उठीं। जरूर, उसने सिर हिलाया। उसने भी यही सोचा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसे उसके ही घर में चुनौती देना समझदारी होगी या नहीं, जबकि उसने उसे आमंत्रित किया था। मैं काफ़ी समय से दोबारा मुकाबला चाहता था। ठीक है, वह मुस्कुराए। तो फिर शुरू करते हैं। वह उसे रोशम निवास के अंदर एक स्पैरिंग सुविधा में ले गई, जिससे उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका परिवार कितना समृद्ध और समृद्ध था। वह पहले भी अर्नकार मैनर गया था और वहाँ भी उसने कुछ ऐसा ही देखा था, लेकिन वह 3 साल से ज़्यादा पहले की बात है। उस समय उसे संदर्भगत समझ की कमी थी कि यह कितना हास्यास्पद था, अपने वर्तमान स्वरूप के विपरीत। यह मार्शल अप्रेंटिस की ताकत का सामना करने के लिए है, उसने उससे कहा। हम यहाँ बिना किसी चिंता के पूरी ताकत से जा सकते हैं। ईमानदारी से, रूई ने अपना सिर खुजलाया। हमें वास्तव में चिंता मुक्त होने के लिए मार्शल अप्रेंटिस की शक्ति का सामना करने से कहीं अधिक करने की आवश्यकता होगी। वह उन शब्दों पर मुस्कुराए। चिंता मत करो, हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो। रूई ने कंधे उचका दिए। अपनी स्थिति संभालो। नौकरों में से एक ने रेफरी की भूमिका निभाई। फियोना और रूई दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ तटस्थ रुख अपनाया। वे दोनों ही हरफनमौला खिलाड़ी थे, यही एक कारण था कि रूई उनका सामना करना चाहती थी। वह एक हरफनमौला मार्शल अप्रेंटिस थी जो उनके साथ टक्कर लेने में सक्षम थी। वह वॉइड एल्गोरिथम के साथ अपनी क्षमता का प्रयोग करने के लिए एकदम सही प्रतिद्वंद्वी थी।
एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही दोनों ने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, माहौल भारी हो गया। शुरू करना। हूश। फियोना ने उन दोनों के बीच की दूरी को कम से कम समय में पार करते हुए हमला किया। उसने शक्तिशाली लेकिन तेज हमलों की बौछार शुरू करने में संकोच नहीं किया। पिछली बार जब वे लड़े थे, तब से उसे उसकी मार्शल आर्ट की बेहतर समझ थी। वह जानती थी कि समय बीतने के साथ वह और भी मजबूत होता जा रहा है, और वह उसे उस स्तर तक बढ़ने से रोकना चाहती थी जहां उसे अब लड़ाई में उसके खिलाफ कोई फायदा न हो। वह जानती थी कि उसकी असली ताकत उसके शारीरिक मापदंडों से नहीं बल्कि उसके अजीबोगरीब तरीके से आती है, जिससे वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ सटीक समय और उच्च परिशुद्धता के साथ तालमेल बिठाने और विकसित होने में सक्षम था। इस प्रकार, उसके परिवर्तन से पहले वह एक समय था जब वह सबसे कमजोर था। फिर भी, उसे आश्चर्य हुआ कि उस पर विजय पाना, जितना प्रतीत होता था, उससे कहीं अधिक कठिन था। वूश वूश वूश। रूई ने उसके हर हमले से बचते हुए अपनी चाल में बदलाव किया। उसकी प्रतिक्रियाएं अविश्वसनीय रूप से तेज थीं। नहीं, वे बहुत तेज हैं। उसे एहसास हुआ, ऐसा लग रहा था मानो उसका दिमाग अप्रेंटिस दायरे में संभव से ज्यादा तेज काम कर रहा था। वह बिना किसी देरी के सबसे छोटी सी झलक में पहुंच गया। वह समझ नहीं पाए। वह जानती थी कि वह अपने तथाकथित अनुकूली विकास के बाद हास्यास्पद प्रतिक्रियाएं करने में सक्षम था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह अभी बहुत जल्दी है कि ऐसा हो जाए। और वह सही थी। वह जिस चीज से निपट रही थी वह वॉइड एल्गोरिदम नहीं था। रूई अभी भी उसका पूर्वानुमान मॉडल बना रहा था। वह जिस चीज का सामना कर रही थी वह सिर्फ कच्ची लड़ाई अनुभूति उन्नयन थी जो उसने माइंड मिरर सिम्बियोट मस्तिष्क से प्राप्त की थी। मानसिक एम्बेड तकनीक के साथ उन न्यूरोलॉजिकल पैटर्न के साथ द्वितीयक मस्तिष्क को प्रोग्रामिंग करने के लिए उसकी प्रतिक्रियाओं और सजगता में काफ़ी सुधार हुआ था ताकि द्वितीयक मस्तिष्क रूई के अपने दिमाग के साथ समानांतर रूप से समान रूप से प्रक्रिया कर सके। उसकी प्रतिक्रिया और प्रसंस्करण गति 100% से भी अधिक बढ़ गई थी। रूई की तुलना में अधिक गति होने के बावजूद वह उस पर उचित हमला करने के लिए संघर्ष करती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक, वह अभी बहुत दूर थी। ताली। उसने बहुत तेज आवाज निकाली जिससे रूई वहीं पर भ्रमित हो गई। उच्च घनत्व वाली इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगें। रूई ने उस तकनीक के सिद्धांत को पहचानते हुए कोसा। इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगें मानव कानों की श्रव्य सीमा से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें थीं। ध्वनि की इस आवृत्ति की अधिक मात्रा से भटकाव, समुद्री बीमारी और मतली होती है। उन्होंने एक ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जो उच्च घनत्व वाली इंफ्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करती थी, जो लक्ष्य को भ्रमित कर देती थी। धमाका। वह अपने पहले ही प्रहार से उस पर प्रहार करने में सफल रही और द्वंद्व युद्ध में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पहली क्षति पहुंचाई। रूई ने अपने प्रशिक्षु स्तर की सभी 4 तकनीकों का उपयोग करते हुए मुंह बनाया, एडमेंट रिफोज, इन डाइवर्जेंस, इलास्टिक शिफ्ट और अक्यूट एज, उसके हमले से हुई क्षति को कम करने के लिए। हालांकि यह केवल आंशिक रूप से प्रभावी था, वह सब कुछ नकार नहीं सकता था। अरे, वह हमेशा की तरह ट्रक की तरह मारती है। रूई ने मुंह बनाया। उसे हमेशा से पता था कि वह जोर से मारती है, लेकिन वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसका एक ही वार उसके शरीर में धड़क रहा था। फिर भी फियोना का काम खत्म नहीं हुआ था। वह फिर से उसके पीछे पड़ गई, उसे अपनी दिशा और होश में आने से मना कर दिया। उसने लगातार हमले जारी रखे, उम्मीद है कि वह उसके मौकों का फायदा उठाकर और हमले करेगी। अभी तक। हूश। धमाका। रूई ने हमलों को चकमा देते हुए एक साफ वार किया जो उसके रक्षा कवच में एक स्पष्ट छेद से होकर गुजरा। यह एक बहती हुई तोप थी जिसमें इतनी शक्ति थी कि वह उसे भी पीछे धकेल सकती थी। उसने एक सतर्क भाव से उसकी ओर देखा। बदले में उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरा भाव था क्योंकि उसने एक नए रुख के साथ उसकी आंखों से मुलाकात की। वह हल्के से उछला क्योंकि उसकी भुजाएं आक्रामक तरीके से रखी गई थीं। उसका नया रुख आक्रामक और गति उन्मुख रुख था जिसने बचाव पर कम जोर दिया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि उसे उसके खिलाफ लड़ते समय बचाव पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। फियोना की खोजी निगाहों से मिलते ही रूई ने शांतिपूर्वक अपना नया रुख अपनाया। प्रारंभिक पूर्वानुमान मॉडल पूरा हो चुका था। रूई ने खुद को और माइंड मिरर सिम्बियोट मस्तिष्क को एक साथ काम करने के लिए पर्याप्त समय तक बनाए रखा। इस बार आक्रामक होने की बारी उनकी थी। पाओ पाओ पाओ। उन्होंने उस पर कई प्रहार करना शुरू किया, उसका परीक्षण किया और उसकी प्रतिक्रियाओं को महसूस करते हुए अपने पूर्वानुमान मॉडल को परिष्कृत करना जारी रखा। इसे दोष कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन वॉइड एल्गोरिथम की एक कमी ये थी कि उसे उन्हीं क्षेत्रों में डेटा की आवश्यकता थी जिन चीज़ों के बारे में वह पूर्वानुमान मॉडल बनाकर भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा था। इस तथ्य के कारण कि वह पूरे समय आक्रामक रही थी और वह रक्षात्मक था, उसके पास उसके रक्षात्मक पैटर्न पर अधिक डेटा नहीं था। हालांकि वह अभी भी उन मापदंडों के साथ उसका पूर्वानुमान लगा सकता था जो आक्रमण या बचाव में अपरिवर्तित थे। पूर्वानुमान मॉडल अपने सबसे प्रभावी रूप में तब था जब उसके पास पर्याप्त डेटा था।
वूश वूश, मस्त है। उसने सहजता से उसे चकमा दे दिया। पूर्वानुमान मॉडल के साथ उसकी गतिविधियों का अनुमान लगाते हुए उसके द्वारा किए गए आक्रमणों से उत्पन्न स्थानों पर एकदम सही समय पर अपरकट्स लगाए। वह मुंह बनाकर पीछे की ओर कूद पड़ी और रूई की ओर चिंतित नजर डाली, जो उसका पीछा कर रही थी और उसे लड़ाई में अपनी दिशा समझने से मना कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक हमले के साथ, चाहे वह सफल रहा हो या असफल, भविष्यवाणी मॉडल को अधिक से अधिक डेटा तक पहुंच प्राप्त हुई, जिससे भविष्यवाणियां अधिक से अधिक परिष्कृत होने लगीं। वह जानती थी कि वह उसे हराने की कोशिश में पहले ही असफल हो चुकी थी, इससे पहले कि वह उसके प्रति विकसित हो। उस समय वह जो सबसे अच्छा कर सकती थी, वह विकास की परवाह किए बिना जीतने की कोशिश करना था। फिर भी उसके पास ऐसा करने का कोई व्यवहारिक साधन नहीं था। अखबार। रूई ने उसकी एक भुजा पकड़ ली, क्योंकि उसे अनुमान था कि वह उसे भ्रमित करने के लिए इंफ्रासोनिक ध्वनि हमले का उपयोग करने का प्रयास कर रही है, तथा इस अवसर का फायदा उठाकर उस पर वहीं एक शक्तिशाली प्रहार करने का प्रयास करेगी। फिर भी रूई ने निर्दयतापूर्वक फ्लेम ब्रीदिंग और आउटर कन्वर्जेंस के साथ फ्लो फ्लक्स का उपयोग किया। वह लड़खड़ा गई, फिर भी इससे पहले कि वह अपना संतुलन पाने की कोशिश कर पाती। मस्त है। दो तूफानी तरंगों ने उसे नीचे से मारा और हवा में उछालकर उसे रिंग की सीमा से काफी दूर ले गए। गिरना। वह भारी रूप से सीमा से बाहर गिरी। उसने आह भरी, मुझे लगता है ये तुम्हारी जीत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हे, रूई ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इस बार मैं जीत जाऊंगा। तुम वाकई बहुत मजबूत हो गए हो। उसने स्वीकार किया, तुम्हारा विकास कब से इतना मजबूत हो गया? कुछ समय से, रूई ने स्वीकार किया। जब वह मार्शल कॉन्टेस्ट में उससे लड़ा था, तब तक उसने भविष्यवाणी मॉडल में महारत हासिल नहीं की थी। उस समय उसने फियोना से विशुद्ध रूप से वॉइड एल्गोरिदम की अधिक आदिम शैलीगत अनुकूलन प्रणालियों के साथ लड़ाई की थी। हालांकि यह पूरी तरह से अप्रचलित नहीं था, लेकिन अब वह जो करने में सक्षम था, उसकी तुलना में यह अप्रचलित था। ऐसा नहीं था कि मार्शल कॉन्टेस्ट के बाद से रूई ने कुछ नया बनाया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने माइंड पैलेस और माइंड मिरर सिम्बायोट में महारत हासिल कर ली थी, जिससे वह युद्ध में खुद वॉइड एल्गोरिदम का इस्तेमाल न केवल व्यावहारिक रूप से बल्कि पूरी तरह से और कभी कभी बेहतरीन तरीके से भी कर सकता था। फिर भी वॉइड एल्गोरिथम स्वयं एक परियोजना, प्रोजेक्ट वाटर का परिणाम था, जिसे पूरा करने में उन्हें जीवन भर का समय लग गया था। इसलिए पिछले साल उन्होंने जो शक्ति हासिल की थी, वह कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने पिछले साल हासिल की थी, बल्कि वह ऐसी चीज़ थी जिसे उन्होंने दशकों के प्रयास के बाद हासिल किया था। तुम इतने तेज और इतने मजबूत कैसे हो गए? उसने उत्सुकता से पूछा। कड़ी मेहनत, प्रतिभा, सोचे समझे जोखिम और ढेर सारी किस्मत, उन्होंने नकारात्मक लहजे में जवाब दिया। वह इस रहस्य को यथासंभव गुप्त रखना चाहता था। मोतियाबिंद से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन में। Want to succeed in trading? Don't miss this. इसके अलावा आप बहुत मजबूत भी हो गए हैं, रूई ने सांत्वना देते हुए कहा। उन्होंने कहा, मैंने अभी अभी कुछ मजबूत मार्शल आर्ट तकनीकों में महारत हासिल की है। वास्तव में मैंने कमोबेश यही किया। रूई ने कंधे उचका दिए। समय बीतने के साथ दोनों के बीच कुछ और मजाक मस्ती हुई। रूई को रोशेम परिवार द्वारा प्रदान किए गए अत्यधिक आतिथ्य का आनंद मिला। उसने मूल रूप से ऐसी विलासिता का अनुभव कभी नहीं किया था, क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था कि ऐसी विलासिता वहन कर सके। मिशन के शुरू होने तक उसने उनकी हर पेशकश का आनंद लिया। आखिरकार फियोना ने मार्शल यूनियन के लिए निकलते समय बुदबुदाया, इसमें जितना समय लगना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा समय लग गया। 18 घंटे इंतजार करने का क्या मतलब था, जब हम तुरंत शुरू कर सकते थे? हम तैयार हो सकते थे, लेकिन हमारी सेरेवियन डेंगॉन टीम के नागरिक भाग शायद तैयार नहीं थे। इनमें खनिक और खनन उपकरण के साथ साथ शोध विद्वान और संसाधन अधिग्रहण के लिए अन्य निष्कर्षण दल शामिल हैं, रूई ने बताया। लेकिन क्यों नहीं? फियोना ने पूछा। क्योंकि इन टीमों में सिर्फ जनशक्ति ही नहीं होती, रूई ने जवाब दिया। आपको ज़रूरी उपकरण और मशीनरी की ज़रूरत होती है, आपको आपूर्ति की ज़रूरत होती है, व्यक्तिगत और औद्योगिक दोनों तरह की आपूर्ति के साथ साथ परिवहन के साधन भी, जो हमारी सेरेवियन डेंगॉन टीम को तैयार करने के लिए एक साथ आने चाहिए। आह, बात तो सही है। फियोना ने सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि मुझे इन बेवकूफ़ों का बचाव करने और उन्हें बचाने में नहीं फंसना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आप भी आक्रामक दल में हैं? रूई ने लड़की की ओर भौहें उठाते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल, उसने सिर हिलाया। मैं हमलों का इंतजार करते करते ऊब जाती थी। मैंने सेरेवियन डेंगॉन मिशन स्वीकार किया क्योंकि मैं इस बारे में काफ़ी उत्सुक थी कि सेरेवियन डेंगॉन कैसा है और क्या यह उतना ही अनोखा है जितना लोग कहते हैं या नहीं। रूई ने सिर हिलाया क्योंकि एक दिलचस्प बात ने उसका ध्यान खींचा। मुझे आश्चर्य है कि यान नेपोमनियाची किस स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, रूई ने ऊंची आवाज में पूछा। कौन जानता है, हम पता लगा लेंगे।
उसने कंधे उचका दिए। मुझे लगा कि वह एक आक्रामक व्यक्ति है, उसके सेरेवियन कालकोठरी तक आने की कल्पना करना कठिन है, जब तक कि वह स्वयं सक्रिय रूप से लड़ने की कोशिश न करना चाहे। रूई ने कहा, ये सच है। फियोना उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। वे दोनों वहां पहुंचते ही अपनी गाड़ी से उतर गए और तुरंत अंदर चले गए।